क्रीपिटस क्या है? जब हम लोग कोई भी पेशेंट का फ्रैक्चर बोन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हाथ से, तो देखेंगे वहाँ पे जो फ्रैगमेंट है, फ्रैक्चर का पार्ट जो है, फ्रैगमेंट जो है फ्रैक्चर बोन का, वो क्या होगा, रैप करने से एक सेंसेशन होता है, उसका हम लोग बोलते हैं ग्रैटिंग सेंसेशन। तो एक के साथ और एक रैप हो रहा है फ्रैक्चर बोन, तो उसकी वजह से एक सेंसेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिटस। ओके, नेक्स्ट, हाइपोवॉलेमिक शॉक ऑकर ड्यू टू ब्लड लॉस एंड विथ अदर एसोसिएटिव इंजुरीज। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है, इंजुरी हुआ है, और बोन फ्रैक्चर होने से बहुत ब्लीडिंग होता है। उसके बाद ब्लड वेसल में इंजुरी होगा तो ब्लड वेसल रप्चर होगा तो बहुत ब्लीडिंग करेगा, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है, और भी एसोसिएटेड इंजुरी हो सकता है। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट। फर्स्ट, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे स्टडीज। तो एक्सरे शुड टू बी टेकन इन एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल व्यू प्रायर टू रिडक्शन एंड आफ्टर रिडक्शन एंड पीरियडिकली ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। तो एक्सरे हम लोगों को बहुत बार करना पड़ेगा। फर्स्ट तो बहुत एस्पेक्ट से एक्सरे करना पड़ता है, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल व्यू सब कुछ देखना पड़ता है। तो पहले रिडक्शन करने से पहले, मीन्स कोई पेशेंट फ्रैक्चर लेके आया है तब तुमको एक्सरे करके देखना है उसका कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके तुम रिडक्शन, एक प्रोसीजर होता है, रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करने के बाद भी उसका अलाइनमेंट ठीक ठाक देखना पड़ेगा, उसका अलाइनमेंट ठीक है नहीं है। रिडक्शन तुम किया तो उसके बाद उसका जो अलाइनमेंट है बोन का वो ठीक ठाक हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके बाद भी तुमको एक्सरे करके देखना है। और बहुत हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तब भी एक्सरे करके देखना है पेशेंट का बोन का हीलिंग कितना हुआ है, कितना दिन चाहिए। ऐसे करके हम लोग बहुत टाइम को, पेशेंट का फ्रैक्चर होगा तो एक्सरे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मेजर्स है। एक्सरे करके हम लोग इजीली उसको डायग्नोस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिटी स्कैन also done to confirm the diagnosis, blood chemistry, CBC, complete blood count, coagulation studies done. Now I will discuss about the emergency care of fracture. Immobilization of body part done whenever fracture suspected. तो बॉडी पार्ट जो है बोन का वो इमोबिलाइज करना पड़ेगा। जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे फास्ट कोई भी पेशेंट आएगा उसका फ्रैक्चर हुआ है, इमोबिलाइजेशन करना है, क्योंकि इमोबिलाइज करेगा तो वो पार्ट तो और भी इंजुरी ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ पेशेंट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम व्हीकल प्रायर टू स्प्लिंटिंग, fracture extremity should be supported distal or proximal to fracture site to prevent rotation or angular motion of bone. तो मेनली जो पेशेंट को फेली स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिंटिंग क्या है? एक स्ट्रैप ऑफ मटेरियल है जिसके ऊपर सपोर्ट देके हम लोग पेशेंट का जो अफेक्टेड पार्ट है, फ्रैक्चर पार्ट है, उसको सपोर्ट देके हम लोग इमोबिलाइज कर सकते हैं, वो है स्प्लिंटिंग। तो वो करना है जिससे वो पार्ट का इमोबिलाइजेशन हो जाए। तो फास्ट कोई भी पेशेंट फ्रैक्चर लेके आएगा, हम लोगों का काम है उसको वो पार्ट को इमोबिलाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ सीवियर ट्रॉमा, नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट मस्ट बी मेंटेन while considering the cervical spine immobilization. तो कोई भी पेशेंट सीवियर ट्रॉमा, बहुत बड़ा इंजरी हो गया है तो नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करने का ज़रूरत है। किसी का स्पाइन में इंजरी हो गया है, स्पाइन जो है वहाँ पे इंजरी हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो वो हम लोगों को इमोबिलाइजेशन करना है। ओपन फ्रैक्चर रिक्वायर्ड द प्रोट्रूडिंग बोन बी कवर्ड विथ ए क्लीन स्टेराइल प्रेफर्ड ड्रेसिंग। तो ओपन फ्रैक्चर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया का कॉन्टामिनेशन नहीं हो, इसलिए वो पार्ट को हम लोग स्टेराइल कोई भी गॉस पीस से वहाँ पे क्लीन करके हम लोग उसको कवर कर देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे, जिससे वहाँ पे कोई भी कॉन्टामिनेशन प्रिवेंट हो सके। Bleeding may be controlled by application of pressure dressing. If bleeding is present, visualization may be necessary before pressure can be applied before where bleeding is originating. Keep patient covered to preserve body heat. तो ब्लीडिंग जो है कोई भी पार्ट से ब्लीडिंग बहुत हो रहा है तो हम लोग का मेन काम होगा ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो हम लोग प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करके हम लोग ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लीडिंग का जहाँ से ब्लीडिंग ऑरिजिनेट कर रहा है वो पार्ट को हम लोग मेनली वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके हम लोग उसका ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। और पेशेंट का बॉडी का हीट मेंटेन करना है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो गया है, पेशेंट का बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम हो गया है, तो पेशेंट का हाइपोथर्मिया होने का चांस है, तो पेशेंट का बॉडी का हीट प्रिजर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, एसेस कलर वार्मथ
सर्कुलेशन मूवमेंट एंड सेंसेशन ऑफ द लिम्ब डिस्टल टू द फ्रैक्चर प्रायर टू स्प्लिंटिंग एंड आफ्टर स्प्लिंटिंग। तो स्प्लिंटिंग करने से पहले और स्प्लिंटिंग करने के बाद पेशेंट का जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे कलर देखना है, वार्म है कि नहीं है, सर्कुलेशन देखना है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है नहीं है, वो जो फ्रैक्चर पार्ट है जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे मूवमेंट कर पा रहा है नहीं पा रहा है, वहाँ पे सेंसेशन है नहीं है, ये सब देखना है। Adequate splinting should be applied. Joints proximal and distal to fracture must be immobilized to prevent the movement of fracture fragment that may cause pain, bleeding and soft tissue damage. Fracture arm to be secured to the torso with a sling and fracture leg may be strapped to the other leg. तो मेनली जितना अमाउंट ऑफ स्प्लिंटिंग चाहिए, जो भी जितना पार्ट को अप्लाई पार्ट के ऊपर स्प्लिंटिंग अप्लाई करना है उतना पार्ट के ऊपर हम लोग स्प्लिंटिंग अप्लाई करेंगे। तो स्प्लिंटिंग अप्लाई करके हम लोग वो पार्ट को मूवमेंट इमोबिलाइज कर सकते हैं इजीली, जिससे पेशेंट का पेन, ब्लीडिंग, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज वो सब कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन और realign द फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटी, मूव द अफेक्टेड लिम्ब एज लिटिल एज नेसेसरी। तो कोई भी पेशेंट तुम्हारे पास आ गया है, फ्रैक्चर पार्ट तुम देख लिया है, फास्ट तुम जाके उसको स्ट्रेंथनिंग नहीं करोगे, मीन्स स्ट्रेट नहीं करोगे, क्योंकि रियलाइजमेंट नहीं करोगे, वो डॉक्टर करेगा। ठीक है। तो पहले एक्सरे होगा, वो देखेगा, उसके बाद वो लोग डिसीजन लेकर वो करेगा, वो तुम्हारा काम नहीं है। तो फर्स्ट तुम्हारा काम होगा जितना वो पार्ट है उतना कम मूवमेंट कर पाए तो अच्छा है, तो तुम्हारा काम होगा इमोबिलाइजेशन करना। कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट डन टू रूल आउट एनी अदर इंजरी, कोई भी अदर्स पार्ट में इंजरी हुआ है नहीं हुआ है वो रूल आउट करने के लिए फिजिकल असेसमेंट कम्प्लीटली करना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन। रिडक्शन सेटिंग ऑफ बोन इज ए प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फ्रैक्चर बोन टू रिस्टोर द अलाइनमेंट एंड एलिवेट द compression and stretching of the nerve and vessel. For this procedure the patient is prepared, permission for the procedure is obtained and the analgesic is administered. Additional damage should be avoided by gentle handling of the injured part. Anesthetic may be administered. It is two types, close reduction and open reduction. तो पहले बोला था जो फ्रैक्चर बोन का ट्रीटमेंट में एक प्रोसीड्यूर होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स जो फ्रैक्चर पार्ट है उसका बोन का जो फ्रैक्चर हुआ है उसका सेटिंग जो है, अलाइनमेंट जो है वो ठीक करना। रिडक्शन देकर हम लोग वो अलाइनमेंट ठीक कर पाते हैं। ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग पेशेंट के पास से पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, ओटी में ले जाना पड़ता है, उसके बाद पेशेंट के पास से परमिशन लेना पड़ता है और पेशेंट के ऊपर एनाल्जेसिया देना पड़ता है, एनाल्जेसिक्स देना पड़ता है और एनास्थेटिक्स भी अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसीड्यूर है। कोई भी बोन का अलाइनमेंट ठीक करना, वो फ्रैक्चर ऑलरेडी हो गया है, अलाइनमेंट चेंज हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत पेन होता है। तो इसके पेशेंट को एनाल्जेसिक देना पड़ता है और सॉफ्टली स्मूथली पेशेंट का वो पार्ट, इंजर्ड पार्ट को हैंडल करना पड़ता है और एनास्थेटिक्स भी देना पड़ता है। ठीक है। मेनली टू टाइप होता है, द क्लोज रिडक्शन एंड अनदर इज द ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन, in most instances close reduction is accomplished by bringing the bone fragment into apposition, placing the end in contact through annulation and manual traction. तो क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, मैनुअल कोई भी इंसिशन नहीं करना पड़ता है, बाहर से क्या करना है, पेशेंट का जो बॉडी का जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो पार्ट को अलाइनमेंट ठीक करना है। तो मीन्स वो जो फ्रैक्चर होकर दो पार्ट बोन का दूर चला गया है, डिस्टल पोर्शन में चला गया है, उसको क्लोज में लाना है। तो मैनुअल हाथ से तुम ट्रैक्शन देके कर सकते हो, मैनिपुलेशन करके कर सकते हो। तो उसको अपोज करना है, मीन्स उसको जो बोन का अलाइनमेंट है वो ठीक करना है और क्लोजली लाना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ मैनुअल ट्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल पुल और डिस्टल एंड ऑफ फ्रैक्चर और एक्सट्रीमिटी शुड बी अप्लाई। दिस मैन्यूवर ओवरकम द इनिशियल मसल स्पैज्म, लिम्ब शॉर्टनिंग एंड ओवरराइडिंग द बोन फ्रैगमेंट। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में एक ट्रैक्शन देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, लिम्ब शॉर्टनिंग, ओवरराइडिंग, इसके ऊपर कोई भी बोन उठ गया है, मासल में स्पैजम हो गया, ओवरकम हो जाएगा। डिसएंगेजमेंट ऑफ द बॉडी एंड्स ऑफ फ्रैक्चर व्हिच इज बोन बाय रोटेटिंग द डिस्टल पोर्शन।
तो कोई भी फ्रैक्चर बोन रोटेटिंग हो गया है तो डिस्टल पोर्शन उसको ठीक करना है। रीअलाइनमेंट ऑफ द एंड ऑफ द बोन डन, रीअलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट ऑफ बोन मेंटेनिंग, द एक्सट्रीमिटी इज हेल्ड इन द डिजायर्ड पोजीशन व्हाइल द फिजिशियन अप्लाई द कास्ट स्प्लिंट। तो जब पेशेंट के ऊपर कास्ट स्प्लिंट ये सब अप्लाई होगा, फिजिशियन अप्लाई करेगा, तब तुमको एक्सट्रीमिटी को एक डिजायर्ड पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में होल्ड करना है। रिडक्शन अंडर एनेस्थेसिया विथ परक्यूटेनियस पिनिंग में भी यूज्ड। तो जब तुम एनेस्थेसिया पेशेंट को एनेस्थेसिया देके मेन रिडक्शन करता है और पिन यूज़ करना पड़ता है और रिडक्शन करने के टाइम, जिससे अलाइनमेंट जो है वो ठीक रहे। एक्सरे इज डन टू वेरीफाई द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ बोन। तो एक्सरे भी करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा बोन का करेक्ट अलाइनमेंट मेंटेन होगा। नेक्स्ट, मेंटेन हुआ है नहीं हुआ है, क्या है करेक्ट अलाइनमेंट, वो वेरीफाई कर पाएंगे आफ्टर यूजिंग द रिडक्शन। ठीक है। ट्रैक्शन स्किन और स्केलेटल और कास्ट में भी यूज टू इफेक्ट फ्रैक्चर रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। तो फ्रैक्चर रिडक्शन करने के बाद इमोबिलाइजेशन करने पर कभी कभी ट्रैक्शन देने का ज़रूरत है। ट्रैक्शन 2 टाइप का होता है, बाद में हम लोग कॉम्प्लीटली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक स्किन ट्रैक्शन, अनदर इज स्केलेटल ट्रैक्शन। ठीक है, जिससे पेशेंट का जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो कॉम्प्लीटली इमोबिलाइज हो गया है, नहीं हो गया है, इमोबिलाइज करना है हम लोगों को। ठीक है, और एक्सरे करना है क्योंकि आफ्टर रिडक्शन अप्लाई करने के बाद, रिडक्शन करने के बाद पेशेंट का अलाइनमेंट ठीक है नहीं है वो देखना है। ठीक है। अनदर इज द ओपन रिडक्शन। Some fracture require open reduction through a surgical approach. An open reduction and incision is made and fracture is aligned during surgery. Open reduction and internal fixation done by using metallic device like pin, wires, screw, plates, nails, and rods. And this device hold the bone fragment in position until solid bone healing process. Next, this device can be attached to side of bone and may be inserted through bone fragment or directly into the medullary cavity of bone. This device ensures the fixation of the long fragment. तो open reduction जो है वो मेनली सर्जरी करके करना पड़ता है। इंसिशन देना है, उसके बाद जो फ्रैगमेंट जो भी है उसको कंप्लीट अलाइनमेंट में लाना है। फ्रैक्चर पार्ट में जो भी है उसको कंप्लीट अलाइनमेंट में लाना है। उसके बाद उसके ऊपर इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करना है। इंटरनल फिक्सेशन के लिए बहुत सारे डिवाइस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और पिन, मेटेलिक पिन, ऑयर, स्क्रू, प्लेट, रॉड, ये सब लगा सकते हैं। उसके बाद जो क्या करेगा, बोन फ्रैगमेंट को उसका कंप्लीट अलाइनमेंट में पकड़ के रखेगा। ठीक है, और जितना टाइम उसके बाद वो कंप्लीट अलाइनमेंट में रहेगा, उसके बाद ही हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके। कभी कभी जो ये मेटालिक डिवाइस है वो मेनली मेडुलरी कैविटी, बोन का मेडुलरी कैविटी में अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे करके ओपन रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इमोबिलाइजेशन। तो after the fracture has been reduced, the bone fragment must be immobilized. Immobilization may be accomplished by external and internal fixation. External fixation includes the bandage, cast splints, continuous traction, and external fixators. Internal fixation includes metal implant. If functions as internal splints, immobilization device maintain the reduction and stabilize the extremity for bone healing. तो ये भी सेम है, इमोबिलाइज करने के लिए बाहर से और अंदर से एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करना है। तो ये देखो, एक्सटर्नल फिक्सेशन बाहर से एक डिवाइस है जो यहाँ से पिन जाके वो बोन के ऊपर थोड़ा, पिन जो है वो बोन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, बोन के अंदर से अप्लाई किया हुआ है, जिससे ये बोन वहाँ पे अलाइनमेंट मेंटेन करेगा और बोन का हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। बाद में सर्जरी करके निकालना पड़ता है। ठीक है, ये है एक्सटर्नल फिक्सेशन, ये इंटरनल फिक्सेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द फंक्शन। रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन प्रोमोट द सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग। तो रिडक्शन और इमोबिलाइजेशन करने से पेशेंट का सॉफ्ट टिश्यू का हीलिंग स्टार्ट हो जाता है, बोन का हीलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड अप्लाई कोल्ड टू रिड्यूस द स्वेलिंग। तो जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसको एलिवेट करके रखना है, वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन देना है जिससे स्वेलिंग कम होगा। और न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, सर्कुलेशन, मूवमेंट, सेंसेशन इवेल्युएटेड एंड इन डेविएशन, एनी डेविएशन शुड बी नोटिफाई टू फिजिशियन। तो जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस मीन्स सर्कुलेशन क्या है, मूवमेंट क्या है, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, सेंसेशन क्या है, वो हम लोग पेशेंट का देखेंगे। जो अफेक्टेड पार्ट है उसका सर्कुलेशन, मूवमेंट, सेंसेशन हम लोग को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कुछ भी डेविएशन होगा तो हम लोग फिजिशियन को बोलेंगे, पेशेंट का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, पहले कर पा रहा था बट अभी नहीं कर पा रहा है, सेंसेशन नहीं है, वहाँ पे नामनेस हो गया है बॉडी का पार्ट में। ठीक है, तो बोलना पड़ेगा फिजिशियन को। असिस्ट द क्लाइंट इन चेंज पोजीशन टू रिलीव प्रेशर एंड यूज पिलो फॉर सपोर्ट। तो
पेशेंट जब पोजीशन चेंज करेगा हम लोग थोड़ा असिस्ट कर देंगे, जिससे वो इजीली पोजीशन चेंज कर पाए और पेशेंट जो है उसको रिलीफ हो सके, और पिलो यूज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा, सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट, टीच क्लाइंट टू यूज़ ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ पेन मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन एंड गाइडेड इमर्जरी। तो पेशेंट का पेन रिड्यूस करने के लिए हम लोग बहुत सारा ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं, रिलैक्सेशन मेथड, डिस्ट्रैक्शन मेथड, ये सब यूज़ कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक और मासल स्ट्रेचिंग सेटिंग एक्सरसाइज शुड बी टॉट टू पेशेंट टू प्रमोट द सर्कुलेशन। तो बहुत सारा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, उसके बाद ये सब बहुत सारा मोशन का एक्सरसाइज हम लोग दिखा सकते हैं, जिससे पेशेंट का सर्कुलेशन हो, क्योंकि पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वो तो हिला नहीं पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से वो अफेक्टेड पार्ट से कोई काम भी नहीं कर पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, पैर में होगा तो ऐसा कंडीशन में वहाँ पे सर्कुलेशन डैमेज होता है। तो इसलिए पेशेंट को बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा टो का मूवमेंट करने के लिए, जिससे उसका सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके। मोटिवेट द पेशेंट टू कैरी आउट ADLs मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग टू प्रोमोट इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड सेल्फ एक्सटीम। तो पेशेंट को थोड़ा थोड़ा करके मोटिवेट करना पड़ेगा, जो खुद का थोड़ा थोड़ा डेली लिविंग का काम थोड़ा थोड़ा करने के स्टार्ट करो, जिससे उसका फंक्शनिंग एंड सेल्फ एक्सटीम भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली वो काम कर पाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और सेल्फ एक्सटीम भी इम्प्रूव होगा। ठीक है।